नमस्कार दोस्तों, अस्टडी विदूषण में आपका स्वागत है। हमारी प्राचीन भारत की जो सीरीज चल रही है उसमें अगला जो नया वंश है वो है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक रहा। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। सातवाहन वंश को कौन सा वंश कहते हैं? आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। शुक वंश के पश्चात मध्य भारत में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। इसका केंद्र आधुनिक आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश था तथा प्रतिष्ठान सातवाहनों की राजधानी रही। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र तथा अभिलेखों में सातवाहन कहा गया, यानी कि इनको पुराणों में इनको सातवाहन का पुराणों में इनको आंध्र कहा गया और अभिलेखों से जो हमारी जानकारी मिलती है उनमें इनको सातवाहन कहा गया। इसलिए इस वंश को हम आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। इस वंश का जो प्रथम राजा था वो शिमुक था। ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने हिंदू धर्म के अनुयायी होने के साथ साथ इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन विहारों को भी सहायता प्रदान की थी। यहाँ पर हम आंध्र सातवाहन वंश के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पे हम जो पढ़ेंगे शिमुक, दूसरे नंबर पे कृष्ण यानी कन्ह, तीसरे नंबर पे सतकर्णी को हम सतकर्णी प्रथम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है नागनिका और उसके बाद हम पढ़ेंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी जो एक महान सम्राट हुए इस वंश के। उसके बाद वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुभावी और जो सबसे लास्ट में यानी कि जिसके बाद सातवाहन वंश का अंत हो गया वो थे यज्ञश्री सतकर्णी। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिमुक के बारे में। शिमुक आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। शिमुक भारत के इतिहास में प्रसिद्ध सातवाहन वंश का संस्थापक था। सतकर्णी प्रथम, अब हम सतकर्णी के बारे में पढ़ते हैं। सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का प्रथम योग्य शासक था, यानी कि सतकर्णी से पहले भी इनके चाचा जी वो एक अयोग्य शासक रहे और इनकी जानकारी नागनिका जो उनकी पत्नी के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में भूमि अनुदान का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। हाथी गुम्फा एवं सांची अभिलेखों से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसने सातवाहन राज्य का बहुत विस्तार किया। इनका विवाह नागरिका या नागनिका दोनों नाम हो सकते हैं नाम की राजकुमारी से विवाह किया जो एक बड़े महारथी सरदार की दुहिता थी। इस विवाह के कारण सातकर्णी को सप्तकर्णी या सातकर्णी भी कहा जाता है। इस विवाह के कारण सातकर्णी की शक्ति बहुत बढ़ गई क्योंकि एक शक्तिशाली महारथी सरदार की सहायता उसे प्राप्त हो गई थी, क्योंकि इन्होंने महान शक्तिशाली महारथी सरदार की लड़की से इन्होंने शादी कर ली थी। ठीक है। सतकर्णी के सिक्कों पर उसके ससुर अंगीय कुलीन महारथी ऋण तृण करीर का नाम भी अंकित है। अपने राज्य में 2 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, क्योंकि सतकर्णी का शासनकाल मौर्य वंश के ह्रास काल में था, यानी कि जब मौर्य वंश का उधर ह्रास हो रहा है यानी कि पतन हो रहा था, उसी टाइम पे सतकर्णी यहाँ पर महाराष्ट्र के जो एरिया दक्कन का जो पठार है वहाँ पे ये शासन कर रहे थे। क्योंकि सतकर्णी का शासनकाल मौर्य वंश के ह्रास काल में था, अतः स्वाभाविक रूप से उन्होंने उनके अनेक ऐसे प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया जो कि पहले मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान इन विजयों के उपलक्ष्य में ही इन्होंने किया था। सतकर्णी के राज्य में भी प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होता है, यानी कि ये वैदिक धर्म के पोषक माने जा सकते हैं। उसके बाद जो इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए उनका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। यह सातवाहन वंश का एक महान शासक था। यह सातवाहन वंश का एक महान शासक था जिसको आगमन निलय यानी कि वेदों का आश्रयदाता एक ब्राह्मण आदित्य ब्राह्मण की उपाधि दी गई।
सॉरी इसको यहाँ पे गलती हो गया, जिसको आगमन निलय यानी कि वेदों का आश्रयदाता भी कहा जाता था। एक ब्राह्मण आदित्य ब्राह्मण की उपाधि दी। इसका काल वैदिक धर्म एवं वर्ण व्यवस्था के पुनरुत्थापन का काल था, इसलिए इसको वैदिक धर्म का प्रतिष्ठापक एवं वर्ण व्यवस्था का पोषक भी कहा जा सकता है। गोमती पुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया एवं उसके चांदी के सिक्कों के स्थान पर स्वयं का नामकरण करवाया, यानी कि उनके सिक्कों के स्थान पर उन्होंने नाम पर अपना नाम लिखवाया। इसमें वेंकटक स्वामी वेंकटक, जिसको हम समुद्र का विजेता या प्रशासक बोल सकते हैं, की उपाधि धारण की एवं गोदावरी नदी के तट पर वेंकटक नामक नगर को बसाया, जिसको आजकल हम कटक शहर के नाम से बोलते हैं। यह प्रसिद्ध शक महाअक्षत्रप नहपान का समकालीन था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहपान को परास्त कर उसके सिक्कों पर अपनी छाप लगवाई। इसमें संदेह नहीं कि शकों के उत्कर्ष के कारण पश्चिमी भारत में सातवाहन राज्य की बहुत क्षीण हो गई थी और बाद में गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपने वंश की शक्ति और गौरव को पुनरुद्धार किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता का नाम गौतमी बालश्री था। यह पेपर में कई बार पूछा गया है। उसके बाद हमारा जो अगला वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। सातवाहन अभिलेखों में इसको प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया तथा इसी के द्वारा प्रतिष्ठान को सातवाहन साम्राज्य की राजधानी बनाया गया, यानी कि ये पहला सम्राट था जिसने आंध्र प्रदेश को भी अपने राज्य में मिलाया था, यानी कि और वहीं पे प्रतिष्ठान में अपनी राजधानी को बनाया था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी सातवाहन वंश के प्रतापी राजाओं में से एक थे। वह अपने पिता गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद विशाल सातवाहन साम्राज्य का स्वामी बना। उनका शासनकाल 44 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुआ। पुराणों में इसका शासनकाल 36 वर्ष बताया गया है। उसके समय में सातवाहन राज्य की और भी वृद्धि हुई। उसने पूर्व और दक्षिण में आंध्र तथा चोल देशों की भी विजय प्राप्त की। और सबसे लास्ट में हमारा आता है यज्ञश्री सतकर्णी। यह सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। इसने 14 के सिक्के जारी किए तथा इसके सिक्कों पर शंख, मछली, जलयान के चित्र मिलते हैं, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिक्कों पर कौन से चिन्ह मिलते हैं? शंख के, मछली के, जलयान के चित्र मिलते हैं तथा जो उसके समुद्री व्यापार के प्रतीक माने गए हैं। सातवाहनों की सांस्कृतिक उपलब्धियां। भारत में सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए, यानी कि शीशे के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? सातवाहन। ठीक है। सातवाहन शासकों के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी, यानी कि प्राकृतिक भाषा थी और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन शासकों के काल में कार्ले के प्रसिद्ध चैत्य तथा अमरावती के स्तूप का निर्माण कराया गया और इस स्तूप में पहली बार सफ़ेद संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया। नोट: भारत में सिक्कों पर शासकों के चित्र एवं तिथि अंकित कराने की परंपरा बैक्ट्रियन शासकों ने शुरू की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।